Good morning, all. Today is an auspicious day. We have a guest speaker, Mr. Srikant Sanjay Penugonda. तो मैं इनके बारे में बताना है तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इतना अच्छा लगता है इनसे सीखने के लिए और इनसे बहुत प्रेरण मिलता है इन चीज़ों का। मैंने इनसे पहली बार एक हॉस्टल में मिला था। गुवाहाटी में गिबॉन्स करके एक ट्रैवलर हॉस्टल है and we became friends there. So, to tell you more about Srikant, Srikant was a software engineer for about 6 to 7 years. He worked with various MNCs across India, and he also traveled while working from home mode. And recently, with his passion to work for social sector and people, he started his journey as India Fellow with Center for Pastoralism at Delhi, and he's traveling parts of Gujarat and various other parts of the country, learning about pastoral communities and working on bringing up developments in these pastoral communities. So today, with an experience in directly interacting with people of different culture, मुझे ये लगता है कि our life is our biggest teacher, and Srikant is a man of traveling. He traveled many parts of India, and I'm quite sure he has good knowledge about language and culture from various parts of India. So that's the reason why I've invited Srikant to speak to us about the story of language and culture. Good morning, Srikant. You can interact with our volunteers and share your knowledge to us. Thank you. In the coming of video, we have the talk of Srikant. Like the talk starts from here on, and here is the great information about language and culture, the story of language and culture. So, uh, please listen to this and like, share, subscribe to our YouTube channel, Policheto. Thank you. दिमाग में या तो ऐसे मंदिर आएंगे या कोई ताजमहल आएगा, ऐसा कोई एक इंडिया गेट आएगा, उसके अलावा कुछ याद नहीं उनको आएगा, क्योंकि उनके लिए इंडिया बस ऐसे ही दिखता है। मतलब एक मंदिर होगा, इतने बड़े बड़े खूबसूरत मंदिर होंगे बस। बट आज तक किसने देखा है कि कोई अपना ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कोई कल्चर दिखा रहा हो ऐसे मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया में या मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल मीडिया में? ये सब नहीं होता, क्योंकि उसका एक वजह है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और ये रिप्रेजेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको आगे जाते जाते समझ आएगा। ओके, सो मैं पहले एक एक आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी है लैंग्वेजेस की। इट्स अ मिथिकल स्टोरी, मतलब एक काल्पनिक स्टोरी है ये। तो एक पुराने ज़माने में एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ये आजकल के इराक, सीरिया, वहाँ पे था ये सिविलाइजेशन, जो इंडियन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल में ही था वो भी। तो एक एक ज़माने में ऐसा था कि मैनकाइंड आदमी लोग एक ग्रुप फॉर्म करके ईस्टर्न, मतलब ईस्ट की तरफ वो लोग माइग्रेट कर रहे थे। फिर वो एक जगह पर पहुँचे, उस सिटी का नाम था बेबीलोन। तो बेबीलोन में वो लोग सेटल हुए। फिर उनको ऐसा लगा कि अब हम बेबीलोन में सेटल हो गए, तो हमको एक बड़ा सा कुछ बनाना है। तो उन्होंने सोचा हम एक मंदिर बनाएंगे, एक टावर बनाएंगे जो वर्ड अपना अर्थ और स्वर्ग मतलब हेवन को कनेक्ट करेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक एक बड़ा सा एक टावर बनाते गए बनाते गए बनाते गए। सो ऊपर से भगवान देख रहे थे कि मतलब आदमी कितना प्राउड हो गया, मतलब
इनके अंदर इतना प्राइड आ गया कि ये लोग अब अर्थ और हेवन को एक करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक कर्स दिया, मतलब एक श्राप दिया लोगों को कि जितने भी लोग हैं सब अलग-अलग भाषा बोलेंगे अब से, कोई एक दूसरे को समझ नहीं पाएँगे। वो कर्ज देने के बाद लोगों में कन्फ्यूजन आ गया है, कोई किसी को कुछ समझ नहीं पा रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को, एक कोऑर्डिनेशन उनके बीच में था, वो मिस हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो टावर बनाना वो लोगों ने छोड़ दिया, और उनको तो अब पता चल गया कि एक कम्युनिटी में नहीं रह पाएँगे, क्योंकि वो लोग अलग-अलग, कोई किसी को समझ नहीं सकता, तो अलग-अलग डायरेक्शंस में वो लोग माइग्रेट करना शुरू हो गए। तो ऐसे एक मेल-फीमेल जो एक भाषा बोलने वाले लोग थे, वो एक-एक डायरेक्शन में ऐसे फैलते-फैलते वर्ल्ड के अलग-अलग जगहों पे गए। तो इसी वजह से वर्ल्ड में अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग भाषा बोली जाती है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इट्स अ मिथिकल स्टोरी। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है हमने किसी ने देखा नहीं है, बट ये एक बिब्लिकल स्टोरी है। बाइबल के जेनेसिस बुक में एक स्टोरी है ये। और अब हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो हम इंडियन लैंग्वेजेस की क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जब भी वर्ल्ड में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनको लैंग्वेज फैमिलीज़ के अंडर क्लासिफाई किया गया है। तो इंडियन लैंग्वेजेस मेनली चार चार क्लासिफिकेशंस में आते हैं। एक है इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, सेकंड इज़ द्रविडियन लैंग्वेजेस, थर्ड इज़ ऑस्ट्रो एशियन लैंग्वेजेस एंड फोर्थ इज़ सीनो टिबेटन लैंग्वेजेस। और देयर आर ऑल्सो और भी कुछ लैंग्वेजेस है जो किसी के भी फैमिली में नहीं है, वो खुद अपना फैमिली है, आइसोलेट्स बोलते हैं उनको हम। तो हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस जो भी है, मतलब हिंदी, गुजराती, मराठी, मेवाड़ी, मारवाड़ी या बंगाली, असमीज़, ये सब लैंग्वेजेस इंडो यूरो मेन लैंग्वेज फैमिली है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के अंडर इंडो इरेनियन लैंग्वेजेस के अंडर आता है इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, उसमें आता है ये लैंग्वेजेस। और साउथ में जितनी भाषा बोली जाती है, जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तुलु लैंग्वेजेस, ये पांचों लैंग्वेजेस। और एक और लैंग्वेज है इंटरेस्टिंगली, वो है ब्रोहोई लैंग्वेज, जो आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में बोली जाती है। ये 5-6 लैंग्वेजेस हमारे द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली आती है। उसमें गोंडी भी है, कोलंबी भी है, ये भी द्रविडियन लैंग्वेजेस फैमिली में ही आता है। और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लैंग्वेजेस सीनो टिबेटन लैंग्वेज फैमिली में आती है। और झारखंड में एक ट्राइबल लैंग्वेज है, वो ऑस्ट्रो एशियन लैंग्वेज फैमिली में आता है। और अरुणाचल प्रदेश में खास करके बहुत सारे लैंग्वेजेस है, मोम्पा, और भी कुछ कुछ लैंग्वेजेस है जो आइसोलेट्स है, इनका कोई लैंग्वेज फैमिली है नहीं है, ये खुद एक लैंग्वेज है, मतलब इनका कोई फैमिली नहीं है। वो फैमिली स्ट्रक्चर में अकेले ये उनका स्पेस है। तो ये है इंडियन लैंग्वेजेस का एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। और जब हम द्रविडियन लैंग्वेजेस की ही बात करते हैं, उसमें भी 4 और डिविजन्स है। जैसे सदर्न द्रविडियन लैंग्वेजेस है, जैसे उनमें आता है तमिल, कन्नड़ा, मलयालम। मैं बस एक मेजर लैंग्वेजेस की नाम ले रहा हूँ। और आता है फिर सेंट्रल सदर्न लैंग्वेज फैमिली, उसमें आती है तेलुगु, और गोंड लैंग्वेज भी उसी में आती है। फिर आता है सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज, उसमें कोलामी आती है, और भी 2-3 लैंग्वेजेस है उसमें। और आता है नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज, जिसमें ब्रहुई आती है, जो आज के पाकिस्तान और ईरान के एक जगह पे बोली जाती है। तो ये है अपना लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप सुन रहे हैं 2 वर्ड्स, आर्यन और द्रविडियन। सो ये डिराइव करते हैं, ये वर्ड्स हम डिराइव करते हैं एक थियरी से, आर्यन द्रविडियन इन्वेजन थियरी, विच जो कि वो फॉल्स है। ऐसा कभी आर्यन द्रविडियन का कोई ऐसा क्लैश हुआ नहीं है, या कोई माइग्रेशन हुआ नहीं है। बट ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम पे ये थियरी बना था। तो इसलिए नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस को इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बुलाया जाता है, और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को द्रविडियन लैंग्वेजेस बुलाया जाता है। ये एक थियरी है बस, ऐसा कभी इन्वेजन नहीं हुआ। आजकल की साइंटिफिक फाइंडिंग्स के मुताबिक हमें पता चलता है कि इसका कभी इन्वेजन नहीं हुआ, मतलब आर्यन द्रविडियंस में, जबकि माइग्रेशन हुआ है ज़रूर, बट इन्वेजन नहीं हुआ है। ये आजकल के फाइंडिंग्स में हमें पता है। और एक और चीज़ है कि हम द्रविडियन क्यों बोलते हैं, द्रविडियन वर्ड आया किस टाइम पे।
तो उसके भी पीछे बहुत सारे रीजंस है। एक कॉलोनियल एरा से पहले ही एक एक सेंट थे, एक भक्ति मूवमेंट के एक बड़ा सेंट थे आदि शंकराचार्य। उन्होंने द्रविड वर्ड का फर्स्ट इस्तेमाल किया था। द्रविड मतलब इंग्लिश में उसका लूज ट्रांसलेशन होता है साउथ, या मतलब जो 3 वाटर बॉडीज के बीच में है, जो कि साउथ इंडिया है एक पेनिनसुला। तो उन्होंने ये पहला द्रविड वर्ड का इस्तेमाल किया, तो इसलिए द्रविडियन लैंग्वेज भी उसको बोली जाती है। ये है एक इंडियन लैंग्वेजेस के शॉर्ट क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कल्चर की। कल्चर तो कल्चर मतलब तेलुगु में हम बोलते हैं संस्कृति, हिंदी में लोग बोलते हैं संस्कृति। ये क्या होती है? कोई भी ग्रुप, कोई भी इंसान, किसी भी देश के इंसान, उसकी एक ट्रू आइडेंटिटी होती है उसकी कल्चर। आइडेंटिटी बनती है उस कम्युनिटी के कल्चर से, उनकी लैंग्वेज से, उनके बिलीफ सिस्टम से। इन सब से उनकी एक आइडेंटिटी बनती है। मैं अगर बोलता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, तो मेरी इंडियन कल्चर, ये सब मेरी एक आइडेंटिटी की एक हिस्सा है। और एक कल्चर वर्ड जो है एक ऐसे ही एक वर्ड नहीं है। कल्चर का मतलब है एक ग्रुप ऑफ सो मेनी थिंग्स। वो क्या थिंग्स है? उसमें होती है शेयर्ड बिलीफ्स। हम एक कम्युनिटी, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं आंध्रा से हूँ, मैं तेलुगु हूँ, हमारा कल्चर तेलुगु कल्चर है, उसका उसका कल्चर का क्या मतलब है, उस तेलुगु कल्चर का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये है कि हमारा एक शेयर्ड बिलीफ, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हम किस चीज़ में बिलीव करते हैं, हमारे वैल्यूज़ क्या है, हम कौन कौन से वैल्यूज़ को हम फॉलो करते हैं, और कस्टम्स क्या है, हमारी ट्रेडिशंस क्या है, हम क्या लैंग्वेजेस बोली जाती है, आर्ट फॉर्म क्या है, सोशल नॉर्म्स क्या है। तो ये सब एक कल्चर का एक इस सब कल्चर का एक हिस्सा है। और इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कल्चर का, वो है लैंग्वेजेस। क्योंकि अगर आप एक ही कल्चर में बिलोंग करते हो, आपको एक एक लैंग्वेज जो है वो आप सबको एक इकट्ठा रखता है। जैसे मतलब कि आपको बात करने के लिए भी, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी, आपने नॉलेज शेयर करने के लिए भी एक लैंग्वेज चाहिए होता है। लैंग्वेज इज़ ए मीडियम, आप जिसमें अपना नॉलेज आप एक्सपैंड कर सकते हो, आप लोगों से बात कर सकते हो, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए एक लैंग्वेज, एक बड़ा लैंग्वेज एक ज़रिया है ये सब करने के लिए। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कल्चर को आगे ले जाने के लिए, या कल्चर को एक हमारी जनरेशन से आगे जनरेशन्स तक हमें ले जाने के लिए लैंग्वेजेस बहुत ज़रूरी है। जो तो इसी से हमें पता चलता है कि हमें लैंग्वेजेस को क्यों प्रिजर्व करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। साउथ अमेरिका की बड़े-बड़े जंगल्स, अमेज़न जंगल है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो अमेज़न जंगल में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। तो उनके पास अमेज़न जंगल के बारे में जितना नॉलेज है, कोई भी आजकल के मॉडर्न डे साइंटिस्ट के पास नहीं है। क्योंकि ये ट्राइबल पीपल जो है उसी जंगलों में रहते हैं, वहाँ वही उनका पैदाइश वही होती है, और वो लोग पूरे अपनी ज़िंदगी वही बिताया हुआ है। सिर्फ ये लोग ही नहीं, इनके एंसेस्टर्स बहुत सालों से वो लोग अपना लाइफ यही गुजारते हैं। तो वहाँ पे प्लांट्स क्या है, वहाँ पे एनिमल्स क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स का रिलेशन क्या है, और सीजन्स कैसे होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हम खा सकते हैं। ये सब चीज़ें उनको पता है जो हमें नहीं पता, जो कि हम बाहर रहते हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं होता है। और अगर हमें ये चीज़ें प्रिजर्व करनी है, और मान लो अमेज़न जंगल को हमें प्रिजर्व करना है, तो ऐसे नहीं जाके कि भाई जहाँ पेड़ पौधे कट गए वहाँ जाके हम नया पेड़ पौधे लगाने से अमेज़न जंगल को हम प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले उस जंगल को समझना। उस जंगल को समझने के लिए हमें पहले वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी, वहाँ के लोगों से हमें सीखनी पड़ेगी कि जंगल क्या है, उसका इकोसिस्टम क्या है, हमें कैसे उसको बचा सकते हैं, ये सब वही के लोग बताएँगे। और जब मान लो वहाँ के लोग वहाँ के लोगों को कैसे पता होता है ये चीज़ें, वो अपने एंसेस्टर्स से, ये लोग ये अपने पुराने ज़माने के बड़े बुजुर्ग लोगों से ये सब चीज़ें सीखते हैं। जब कोई भी लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो जाता है,
तो ये सब जो लोकल नॉलेज होता है उसके साथ-साथ वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हम मिस कर जाते हैं। मान लो अगर कल को कभी कभी अमेज़न जंगल में जितने भी ट्राइबल लैंग्वेजेस है वो सब एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो हमारे पास जो अमेज़न जंगल के ऊपर जितना नॉलेज है वो वो बहुत छोटा, मतलब बहुत कम नॉलेज हो सकता है। एक हमारे पास एक पूरा एक होल नॉलेज नहीं होगा हमारे पास, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा होगा। उससे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत हार्ड होगा। हम कोई भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको समझने के लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसे हर लैंग्वेज के साथ है, हर कम्युनिटी का एक अलग से एक नॉलेज बेस होता है, एक नॉलेज बेस होता है। उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए भी हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की भी ज़रूरत होती है, और उस लैंग्वेज को एक्सटेंड करने से रोकने के लिए भी ज़रूरत होती है। ये है कल्चर और लैंग्वेजेस की एक नो शेयर्ड रिलेशनशिप। यहाँ पे मैंने और एक दो चीज़ ऐड की है। अब जब तक मतलब अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे थे कि लैंग्वेज एंड कल्चर कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक और मैं चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, कैसे लैंग्वेज और कल्चर लैंग्वेज कल्चर को और कल्चर लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आजकल हम देखते हम सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया में ट्रेंड्स देखते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे नेटिव लैंग्वेज में नहीं होता, तेलुगु में नहीं होगा, असमीज़ में नहीं होगा, कोलाबी में नहीं होगा, राभा लैंग्वेज में नहीं होगा। बट हम बाहर की कल्चर से वो वर्ड सीख कर हम रोज़ इस्तेमाल अपने डेली लैंग्वेज में वो वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो फिर अभी तो हमारा लैंग्वेज इन्फ्लुएंस हो रहा है बाहर के कल्चर से। तो वो धीरे-धीरे वो वर्ड्स हमारे डेली लाइफ में हमारा लैंग्वेज में पार्ट बन जाती है। इसका मैं एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। 1950s एंड तक या आई आई गेस 1960s तक इंडिया का गोवा स्टेट था, वो पोर्चुगीज़ के अंडर ही था। सॉरी। तो पोर्चुगीज़ के अंडर ही था। तो पोर्चुगीज़ लोग ब्रेड बहुत यूरोपियंस इन जनरल ब्रेड टाइप्स ऑफ ब्रेड खाते हैं। तो जब पोर्चुगीज़ गोवा में आए थे तो उन्होंने एक ब्रेड अपने साथ ले आया था, उसको बोलते हैं पाव, पीए-ओ पाव। हम भी उसको पाव बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, खाया भी होगा, सुना भी होगा, पाव भाजी या वड़ा पाव। उसका पाव जो वर्ड है उसका बन, उसका ब्रेड जो टाइप होता है वो बन, उसका पाव बोलते हैं। ये पाव एक पोर्चुगीज़ वर्ड है। पोर्चुगीज़ में पाव मतलब ब्रेड होता है। वो धीरे-धीरे जब पोर्चुगीज़ इंडिया आए तो ये वर्ड जब गोवा पहुँचा, पाव जब गोवा पहुँचा, वो हमारे लैंग्वेज में इतना घुल गया कि हम उसको कोई बोल भी नहीं सकता कि पाव एक पोर्चुगीज़ वर्ड हो सकता है। बट हम इतना कैजुअली रोज़ यूज़ करते हैं, चलो पाव भाजी खाने चलेंगे, चलो वड़ा पाव खाने चलते हैं। पाव मतलब ऐसे आप हमको लगता है एक एक हिंदी शब्द है या एक मराठी शब्द है या कोंकणी शब्द है, जबकि वो पोर्चुगीज़ शब्द है। और आजकल पाव मतलब आप मुंबई जाएँगे या कोई महाराष्ट्र में पुणे जाएँगे तो आपको पाव हर जगह मिलेगा। वड़ा पाव, पाव भाजी हर जगह आपको देखने को मिलेगा, खाने को भी मिलेगा। यूजुअली दिस इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रेकफास्ट फॉर द पीपल ऑफ मुंबई और पुणे में भी बहुत सारे ईरानी कैफ़ेज़ हैं। वहाँ पे कीमा पाव मिलता है, भुर्जी पाव मिलता है। हर जगह एक डिश के साथ पाव मिलेगा आपको, समोसा पाव, भजिया पाव। तो एक एक पाव एक सिर्फ़ एक डिश है। पर जब पोर्चुगीज़ यहाँ पर आए, उनको अपना कल्चर वो लोग अपने यहाँ से यहाँ लेके आए। कल्चर के साथ उनका लैंग्वेजेस के वर्ड्स भी हमारे लैंग्वेजेस में आई है। सिर्फ़ पाव नहीं है, बहुत सारे पोर्चुगीज़ वर्ड्स मराठी और कोंकणी में हम आजकल यूज़ करते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं वीडियो शेयर कर सकता हूँ आपको जो आपको देख के बहुत अमेज़िंग लगेगा कि कैसे पोर्चुगीज़ के वर्ड्स हम अपने रियल लाइफ़ मतलब डे टू डे लाइफ़ में मराठी में यूज़ कर लेते हैं, हिंदी में यूज़ कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो ऐसा एक कल्चर और लैंग्वेजेस इस तरह इन्फ्लुएंस होती है बाहर की कल्चर से, बाहर से लैंग्वेजेस से, हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि ये इन्फ्लुएंस हुआ भी है ऐसा। और यहाँ पे एक एक इंटरेस्टिंग सा स्टैम्प है, आप सबको दिख रहा है?
या तो ये स्टैम्प है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मैं समझता हूँ आप सब लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानते हैं। मतलब इंडिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन बोला जाता है इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और कुछ बहुत सारे बिलीव करते हैं ये वर्ल्ड का सबसे पुराना सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और ये आज के इंडियन स्टेट्स लाइक गुजरात जहाँ मैं हूँ अभी, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान के सिंध इलाके में, पाकिस्तान के पंजाब इलाके में, बलूचिस्तान के इलाके में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था एक ज़माने में। तकरीबन कुछ 5000 साल पुरानी एक सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं। हम बस समझते थे कि उनका एक पॉलिटिकली वो लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड थे। उनका स्टेट उनका जो क्या बोलते हैं राज करने का तरीका है मॉडर्न टाइम्स से बहुत सिमिलर था। एक सिटी होती थी, सिटी के बीच में किंग या चीफ का घर होता था, बहुत बड़ा एक एलिवेटेड उस पे। और उसके सराउंडिंग्स में, फर्स्ट सराउंडिंग्स में नोबल फैमिलीज और रहते थे। उसके सेकेंड सराउंडिंग में क्या बोलते हैं बिजनेसमैन रहते थे। एक हायरार्की होती थी कौन कहाँ रहता था उस सिटी में। और उसके थर्ड सराउंडिंग्स में नॉर्मल लेबर्स वो लोग रहते थे, एग्रीकल्चर पीपल रहते थे। एक हायरार्की होती थी ये, जबकि ये हायरार्की ये कोई कैस्ट बेस्ड या क्लास बेस्ड हायरार्की नहीं होती थी उस ज़माने में। एक हायरार्की होती थी कि कहाँ लोग कहाँ रहते थे, बस हमें इतना पता था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन हम सब जानते हैं किसके लिए फेमस था। ड्राइनेज सिस्टम था। आजकल के मॉडर्न सोसाइटी के भी वो एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने कि सिटी का ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए। और हम सब ये चीज़ें तो स्कूल में सुने होंगे कि मोहनजोदारो एक बड़ा सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वहाँ पे एक ग्रेट बाथ नाम से एक बाथ हुआ करता था। मतलब आजकल के सेक्शन था, उसमें वीमेन के लिए भी अलग सेक्शन था। ये सब चीज़ें थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता है। इससे ज़्यादा हमें बहुत सारे डिटेल्स नहीं पता इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसका एक रीज़न है। आप यहाँ पे एक सील देख रहे हो, इसको देख के लगेगा कि क्या है ये, इसमें हम कुछ नहीं समझ आ रहा है। ये एनिमल है, हमें ये दिख रहा है बस, और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। एक एनिमल है या एक सिंबल है, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है कुछ नहीं पता, या सिंबल से क्या है ये हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज थी, जो लैंग्वेज का नाम दिया हुआ है प्रोटो इंडस लैंग्वेज, प्रोटो इंडस वैली लैंग्वेज, क्योंकि हमें नाम नहीं पता इस लैंग्वेज का, ना ही इसका अल्फ़ाबेट्स पता है। आज तक किसी ने डिकोड ही नहीं कर पाया इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडस वैली लैंग्वेज को। यहाँ पे देख रहे हो आप, दो दो लाइन्स है और एक दो तीन मछलियाँ है और एक एरो टाइप एक सिंबल है। तो बस इतना पता है हमें, ये क्या लिखा हुआ है ये हमें नहीं पता। क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि हमें उनका लैंग्वेज हमें अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हम, इसलिए इनके बारे में हमें हमारे पास अभी तक कोई नॉलेज ही नहीं है। इसलिए ज़रूरी होता है हमें लैंग्वेज प्रिजर्व करने की। और अभी तक हमने 1822 में इजिप्शियन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को डिकोड कर लिया। अभी हम पढ़ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं उस ज़माने में लोगों ने क्या लिखा है। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अभी मैं बोल रहा था, जो आज के टिग्रिस रिवर बेड में है, जो कि इराक वहाँ पे है, वहाँ पे था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और मायन सिविलाइजेशन जो नॉर्थ अमेरिका, मतलब सेंट्रल अमेरिका बोल सकते हो, आज के मेक्सिको में सिविलाइजेशन था। वहाँ मायन लैंग्वेज को भी हमने डिकोड कर लिया 1952 में। अभी हम उनके एडिफिक्स, उनके जितने भी पुराने टेक्स्ट है, सेक्रेट टेक्स्ट है, वो सब हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज की डिकोड किसी ने नहीं कर पाया अभी तक। और ये सिंबल देख सकते हो, एक एक सिर्फ एक गेस है कि एक ये बिजनेस रिलेटेड एक सील था ये। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, एक वो बिजनेसमैन का एक नाम हो सकता है ये। और ये सिंबल है एक बुल की सिंबल है ये।
तो ऐसा एक इंटरप्रिटेशन है ये ये प्रूव नहीं है। तो लोगों ने एक मशीन मॉडल बनाया जो एक रोबो ए समझ सकते हैं आप, जो इसको डिकोड कर सकता है, बट वो फुली इफेक्टिव नहीं है। तो हम अभी इस मोमेंट पे हम बता नहीं सकते ये क्या लिखा हुआ है। सोच लो, अगर मतलब इतना बड़ा सिविलाइजेशन हुआ करता था, इतना एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करता था, बट हम उसके लैंग्वेज में कुछ नहीं जानते। अगर उनकी लैंग्वेज हम जानते, अगर डिकोड कर पाया होता, तो हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता उस ज़माने की लाइफ को समझने के लिए, कल्चर आर्ट्स को समझने के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमारे पास एक वो होता चांस। इसलिए लैंग्वेज को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे। आप सबको पता है, जब इंडिया को फ्रीडम मिला 1947 में, तो इंडिया एक ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट्स था। मैसूर स्टेट था, मुंबई प्रेसिडेंसी था, केरला में तिरुवनंतपुरम में ट्रावनकोर किंग्स थे। ऐसे अलग अलग जगहों पे प्रिंसली स्टेट्स थे। जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था, हैदराबाद निज़ाम्स थे, लखनऊ के नवाब अलग थे, मुर्शिदाबाद, ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो ये सब मिल के एक फेडरल रिपब्लिक इंडिया को बनाया गया। जब ये हुआ, फिर धीरे धीरे कुछ सालों के बाद आंध्रा से शुरू हुआ ये। आंध्रा और आंध्रा एक लैंग्वेज बेसिस पे अपना एक अलग स्टेट बनाना चाह रहा था, तमिलनाडु से अलग होकर। उसमें उस प्रोटेस्ट में पुट्टी श्रीरामुलु उनकी उन्होंने अनशन किया था, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद एक लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स डिवीजन शुरू हुआ। कर्नाटका बना कन्नड़ा लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए, आंध्रा बना फॉर तेलुगु पीपल, मलयालम बोलने वाले लोगों के लिए केरला बना। ऐसे अलग अलग स्टेट्स बन गए। गुजरात बना गुजराती लोगों के लिए, मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र बना। ऐसे अलग अलग लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोगों के लिए अलग अलग स्टेट्स बने थे। ये बहुत उस ज़माने में एक एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था ये, क्योंकि लोगों को लगता था कि जब एक एक लैंग्वेज बोलने वाले एक स्टेट में एक ग्रुप में रहेंगे, उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, और अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती थी। इसलिए वो लोग समझते थे, आज भी लोग समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स जो क्रिएट हुआ, उसी वजह से लैंग्वेजेस को जितना काम करना चाहिए हमें उतना नहीं कर पाया, बट जितना किया हमने उससे थोड़ा तो अच्छा हुआ हमारे लैंग्वेजेस के लिए, लोकल लैंग्वेजेस के लिए खास करके। तो एक एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था ये। इंडियन पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री में भी एक इम्पॉर्टेंट एक वो टाइम था, ये एक दौर था ये, जब लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स ऑर्गेनाइज हुए थे। कुछ लोग इसको अपोज भी करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, सबके अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडास होती है, उसमें हम नहीं जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ। आप सब लोग जानते हैं पाकिस्तान कहाँ पे है आज के, मतलब जोग्राफिकली हमारे नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, या कोई इंडियन इंटेलेक्चुअल पीपल नहीं बोल रहे, ये जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल पीपल, पाकिस्तानी एकेडमिक्स को, वहाँ पे एक एक क्लैश चलता है हमेशा। ये क्लैश है उनकी कल्चर और उनकी आइडेंटिटी के बीच की क्लैश है। उसमें पाकिस्तानी एकेडमिक्स इसको बोलते हैं कि हमेशा बोलते हैं कि भाई पाकिस्तानी लोग बहुत कंफ्यूज्ड है। क्यों कंफ्यूज्ड है? कल्चर और आइडेंटिटी की बहुत कन्फ्यूजन है वहाँ पे। पहली बात ये है कल्चर। जब कल्चर की बात करोगे तो इंडियन कल्चर पाकिस्तानी कल्चर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। हम सब लोग जानते हैं ऑब्वियसली क्यों सिमिलैरिटीज़ है, क्योंकि एक टाइम पे एक कंट्री हुआ करता था, एक ही हम साथ में थे, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। बट उनकी जो रिलीजन है, जो मेजॉरिटी लोग वहाँ पे रिलीजन फॉलो करते हैं, उसका जन्म हुआ सऊदी अरेबिया में। तो वो रिलीजन आया अरेबियन कंट्रीज से इस तरफ, ईस्ट की तरफ।
और उनकी लैंग्वेज क्या है, फ़िलहाल वहाँ पे नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, जो उर्दू की पैदाइश हुई थी इंडिया में। कुछ लोग बोलते हैं हैदराबाद में हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं सेंट्रल इंडिया में हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं दिल्ली में हुआ है, जो भी है क्या। तो मैं अपना यही खत्म करना चाहूँगा। आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो या कोई अपना शेयर